हेलो एवरीवन। ऊष्मागतिकी का हमारा यूनिट चल रही थी। यूनिट फर्स्ट हम पढ़ रहे थे और चैप्टर का हमारा नाम था ऊष्मागतिकी। ठीक है। और ऊष्मागतिकी के अंदर बहुत सारी टर्म्स की बात हम कर चुके हैं, तंत्र, निकाय, तंत्रों के प्रकार, और उसके आगे कुछ ऊष्मागतिकी फलन थे। कुल हमने 10 ऊष्मागतिकी फलनों की बात की थी। कौन कौन से थे? ताप, दाब, आयतन, आंतरिक ऊर्जा, ई से लिख सकते हैं या यू से लिख सकते हैं हमें से, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स मुक्त ऊर्जा, कार्यफलन, कार्य और ऊष्मा। टोटल ये 10 ऊष्मागतिकी फलन थे जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। इन सारे ऊष्मागतिकी फलनों के बारे में मैं आपको एक बार बता चुका हूँ कि ये सारे बेसिकली क्या क्या होते हैं। एक सिंपल आइडिया हमने ले लिया है इन सारी चीज़ों का। क्लियर? आगे सारे फलनों को हम एक एक करके इसी चैप्टर के अंदर अगली वीडियोस के अंदर हम इनकी बात करेंगे, सबको एक्सप्लेन करेंगे, हर चीज़ को, हर ऊष्मागतिकी फलन भी क्या क्या होता है। बेसिकली ताप, दाब, आयतन तो आप सभी जानते ही हैं। उसके बाद के जो भी ये फलन हैं सारों की चर्चा हम धीरे धीरे एक एक करके करने वाले हैं। क्लियर? आज एक नई टर्म की हम बात कर रहे हैं, टर्मिनोलॉजी हमारी चल रही है। ठीक है। इसी क्रम में अगर मैं आगे बढ़ूं तो ये जो ऊष्मागतिकी फलन होते हैं इनको 2 प्रकार के फलनों में बांटा गया है। जो ऊष्मागतिकी फलन है इन्हें आगे 2 प्रकार के फलनों में बांटा गया है। एक होते हैं अवस्था फलन, एक होते हैं अवस्था फलन और एक होते हैं पथ फलन। ठीक है। अवस्था फलन और पथ फलन, इंग्लिश में हम इन्हें बोलते हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन, हमने तंत्र की अवस्था, उसकी स्टेट के बारे में बात की है। और दूसरा होता है, इसे बोलते हैं पाथ फलन, पाथ फंक्शन। ठीक है। तो ये अवस्था फलन है, वो हमारे लिए पथ फलन है। क्या होते हैं? इन 10 ऊष्मागतिकी फलनों में से कुछ फलन अवस्था फलन होते हैं, कुछ फलन पथ फलन होते हैं। कौन से अवस्था फलन होंगे, कौन से पथ फलन होंगे, अवस्था फलन क्या होते हैं, पथ फलन क्या होते हैं, उनकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। क्लियर? देखें, अवस्था फलन का मतलब होता है, अवस्था के बारे में आपने सभी ने पढ़ा है, हम बात कर चुके हैं कि किसी भी तंत्र की अवस्था से क्या अर्थ होता है कि हर तंत्र के कुछ अवस्था चर होते हैं। 3 अवस्था चर थे, ताप, दाब और आयतन। यदि तंत्र के लिए ताप, दाब और आयतन, इन तीनों अवस्था चरों का मान निश्चित है, निश्चित होने का मतलब फिक्स वैल्यू है, ठीक है, परिवर्तित नहीं हो रहा, तो उस समय हम ये मानते हैं कि तंत्र एक निश्चित अवस्था में खड़ा हुआ है। क्लियर? समझ आया? लेकिन इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ यदि परिवर्तित हो जाती है तो हम ये मानेंगे कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हो गया है, तंत्र अपनी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा चुका है, अपनी प्रारंभिक अवस्था से अंतिम अवस्था में जा चुका है। क्लियर? ठीक है। यानी तंत्र की अगर अवस्था में हम परिवर्तन करना चाहते हैं तो उसके कुछ 2-3 अवस्था चर, जो 3 अवस्था चर हैं, उन तीनों अवस्था चरों में से किसी एक अवस्था चर को आप बदल दीजिए, तंत्र की अवस्था में अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। क्लियर? ठीक है। तो अवस्था से मतलब आप सभी समझ गए होंगे कि अवस्था से क्या अर्थ है। अब अवस्था फलन क्या होते हैं? अवस्था फलन का मतलब ऐसे फलन जो तंत्र की अवस्थाओं पर निर्भर करे, ऐसे ऊष्मागतिकी फलन जो तंत्र की प्रारंभिक और तंत्र की अंतिम 2 अवस्थाओं पर निर्भर करते हैं। इस बात पर वो निर्भर नहीं करते कि वो किस रास्ते से उस अवस्था में परिवर्तित हो रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। ये कोई तंत्र है जो इसकी अवस्था है ए, ऐसा ही एक तंत्र हम यहां मान लेते हैं जिसकी अवस्था है बी। ठीक है। यह अवस्था ए है, यह अवस्था बी है। तंत्र मान लेते हैं कि अवस्था ए में खड़ा है, इसे अवस्था ए से अवस्था बी में जाना है। ठीक है। और हम ये मान लेते हैं कि तंत्र जब ए से बी में जाना चाह रहा है तो यहां से आ जाने के लिए
वो निम्न तीन रास्तों से गुजर सकता है। मान लेता हूं पहले वो ए से जा रहा है किसमें, सी में, सी अवस्था में। सी से मान लेते हैं वो जा रहा है डी अवस्था में, और डी से फिर वो जा रहा है कौन सी में, बी में। एक तो ये रास्ता हो सकता है। क्लियर। एक रास्ता ये हो सकता है कि ए से मान लेते हैं घूम करके जाता है ई में, ठीक है, और ई से सीधा कहां जाता है, बी में। और तीसरा रास्ता ये हो सकता है कि सीधा ए से कहां जाए, बी। मान लेते हैं तीन रास्ते हैं, ऐसे घूम के जाए सी और डी से होके, ई से होकर के जाए, या सीधा ए से कहां चला जाए, बी में। मान लेते हैं इसकी इस अवस्था में जो ताप है वो T1 है, और इस अवस्था में ताप है वो T2 है। ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है, ये इसकी अंतिम अवस्था है। फाइनली तंत्र यहां से चलना शुरू कर रहा है और अंत में जाकर के बी पर आकर के रुक रहा है। मुझे नहीं पता वो किस रास्ते से जा रहा है, ठीक है, पर ये जरूर पता है कि इन तीनों में से किसी एक रास्ते से वो एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गति कर रहा है। क्लियर, समझ आया। तो ताप की अगर मैं बात करूं तो ताप इसके लिए क्या होगा, रास्ते में इसका ताप क्या है, क्या ताप इसके रास्ते पर डिपेंड करेगा कि किस रास्ते से। भाई यहां पर इसका ताप T1 है, यहां पर इसका ताप T2 है। अब वो तंत्र चाहे किसी भी रास्ते से आया हो, जब यहां था तो उसका ताप T1 ही रहेगा। अब किसी भी रास्ते से वो बी की तरफ गया है, चाहे कुछ भी हो जाए, बी पर आकर के उसका ताप कितना रहेगा, T2 रहेगा। यानी प्रारंभिक अवस्था में ताप T1 है, अंतिम अवस्था में ताप T2 है। चाहे वो इस रास्ते से आए तो भी बी पर आकर के ताप T2 हो जाएगा, चाहे वो इस रास्ते से आए तो भी बी पर आकर के ताप T2 हो जाएगा, चाहे सीधा बी पर आए तो भी ताप T1 से T2 ही होना है। कुल मिलाकर के चाहे किसी भी रास्ते से तंत्र ए से बी में जाएगा, बी पर आकर के उसका ताप T1 से T2 में ही परिवर्तित होगा। कहने का मतलब ये कि ताप जो है वो तंत्र की अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर निर्भर नहीं कर रहा, इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि तंत्र ए से बी कौन से रास्ते से जा रहा है। क्लियर, ताप परिवर्तन जो है इस बात पर निर्भर नहीं कर रहा कि जो ए से बी है, तंत्र ए से बी में किस रास्ते से जा रहा है। चाहे वो किसी भी रास्ते से जाए, उसके ताप T1 से T2 ही होगा, उसके मार्ग पर वो डिपेंड नहीं कर रहा। केवल किस पर निर्भर कर रहा है, उसकी प्रारंभिक अवस्था। ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है, और इसकी ये बी इसकी अंतिम अवस्था है। ठीक है, ये इसकी प्रारंभिक अवस्था है, ये इसकी अंतिम अवस्था है। तो अगर मैं इस अवस्था परिवर्तन के लिए डेल्टा टी का मान निकालूं तो क्या आएगा, अंतिम अवस्था में ताप T2 माइनस प्रारंभिक अवस्था में ताप T1। बोलो बात समझ आई कि नहीं आई। तो ताप एक कैसा फलन हो गया, अवस्था फलन। तो अवस्था फलन से क्या मतलब है, ऐसे फलन, ऐसे ऊष्मागतिकी फलन जो किसी भी तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं, प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था पर, ना कि उस अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर कि किस मार्ग से होकर के वो अवस्था परिवर्तन हुआ है। ऐसे फलनों को हम अवस्था फलन कहते हैं। बोलो बात समझ आ गई। ठीक है, आप इसके लिए एग्जाम्पल ये डाल सकते हैं कि ताप में परिवर्तन डेल्टा टी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। क्लियर है, एक बार ये उतार सकते हैं आप सभी। देखिए आगे अगर मैं बात करूं तो अवस्था फलन क्या हो जाएंगे, अवस्था फलन की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएंगे, ऐसे ऊष्मागतिकी फलन जो
तंत्र की अवस्था पर निर्भर करते हैं, ना कि अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर निर्भर करें, अवस्था फलन कहलाते हैं। ठीक है, तो ये जो 10 ऊष्मागतिकी फलन है, इनमें से 8 ऊष्मागतिकी फलन जो होंगे वो कैसे फलन होंगे? अवस्था फलन। कौन कौन से अवस्था फलन होंगे? एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखें तो ताप एक अवस्था फलन है, हमने देख लिया है। दाब भी एक अवस्था फलन, आयतन अवस्था फलन, आंतरिक ऊर्जा अवस्था फलन, एंथैल्पी एक अवस्था फलन है, एंट्रोपी अवस्था फलन है, गिब्स मुक्त ऊर्जा अवस्था फलन है और कार्य फलन भी एक अवस्था फलन है। तो ये जो 8 फलन है ऊष्मागतिकी फलन है, या 8 कैसे फलन कहलाएंगे? अवस्था फलन कहलाएंगे। बोलो समझ आया कि नहीं आया? ठीक है, यानी ये 8 के 8 तंत्र की अवस्था पर, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर करेंगे, ना कि अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर। बात करते हैं पथ फलन की। पथ फलन क्या होते हैं? सीधी सी बात है, ऐसे ऊष्मागतिकी फलन जो अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर करें, उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर निर्भर नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हमें वही एक अवस्था ए से अवस्था बी में जाना है। ए से बी में जाने के लिए ये वही 3 रास्ते में ले लेता हूँ। एक तो ए से सी, सी से डी, डी से बी। एक ए से हम जा सकते हैं सीधा बी में, एक हम जा रहे हैं ए से ई में, और फिर ई से कहाँ जा रहे हैं? बी में। ठीक है, मैं कार्य को पथ फलन के रूप में लेना चाह रहा हूँ। मान लेते हैं ए से सी तक जाने में तंत्र द्वारा किया गया कार्य W1, सी से डी तक जाने में किया गया कार्य W2, डी से बी तक जाने में किया गया कार्य मान लेते हैं हमने क्या मान लिया? W3। भाई यहाँ से अगर यहाँ जा रहा है तो कार्य W1, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कार्य W2, यहाँ से यहाँ जा रहा है तो कार्य उसको कितना करना पड़ रहा है? W3। अगर ये तंत्र ए अवस्था से सीधा बी अवस्था में जा रहा है तो मान लेते हैं उस समय उसको तंत्र को सीधा जाने में कार्य किया गया जो कार्य होगा वो W होगा। यहाँ से यहाँ तक अगर वो ई से होकर के बी में जा रहा है, तंत्र ए अवस्था से बी अवस्था में कौन सी अवस्था से होकर के जा रहा है? ई से होकर के जा रहा है। तो मान लेते हैं ए से ई तक जाने में जो कार्य करेगा वो W4, और ई से जब वो बी में जाएगा तो उसके द्वारा किया गया कार्य W5। किसी भी रास्ते से तंत्र अवस्था में ए से बी में जा रहा है, यहाँ से किया गया जो कुल, अगर वो ए से बी में सी और डी के से होकर के जा रहा है तो उसका जो कुल कार्य किया गया जो कार्य होगा वो W1 प्लस W2 प्लस W3 तीनों कार्यों के योग के बराबर होगा। यदि वो ए से बी में जा रहा है, डायरेक्ट जा रहा है, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो W के बराबर होगा, क्योंकि बीच में कोई अवस्था नहीं आ रही, एक ही अवस्था में सीधा एक अवस्था में ही चेंज हो रहा है। यदि ई से होकर के वो बी में जा रहा है तो यहाँ पर जो उसके द्वारा किया गया, इस प्रक्रम में जो किया गया कुल कार्य होगा वो W4 प्लस W5 यानी W4 और W5 के योग के बराबर होगा। हम कह सकते हैं कि तंत्र जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है तो अलग अलग रास्तों से जाने पर उसके द्वारा किया गया कार्य भी अलग अलग होगा। इसका मतलब तंत्र जो है, जो कार्य है, वो अवस्था परिवर्तन के पथ पर निर्भर कर रहा है, ना कि इसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर। भाई सीधी सी बात है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं कार्य किसी अवस्था पर थोड़ी होगा। कार्य तो दो अवस्था, एक अवस्था से दूसरी अवस्था के जाने के बीच में होने वाली स्थिति है, कोई एक अवस्था की स्थिति नहीं है कार्य। जैसे ताप था, ताप यहाँ होता है या यहाँ होता है, रास्ते में कोई ताप नहीं है, लेकिन कार्य रास्ते में ही होगा। यहाँ पर कार्य और यहाँ पर कार्य, कोई ऐसा नहीं है अवस्था ए का कार्य अवस्था बी का कार्य, ऐसे कोई कार्य नहीं होते। क्लियर है? तो कहने का मतलब जो कार्य है वो तंत्र की अवस्था पर निर्भर, पथ पर निर्भर कर रहा है। पथ अगर बदलेगा तो कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। मान लीजिए आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है, क्लियर, एक रास्ता बड़ा है, एक रास्ता छोटा है। बड़े रास्ते से घूम करके आप जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा।
छोटे रास्ते से, शॉर्टकट से होकर के अगर जा रहे हैं तो आपको कम कार्य करना पड़ेगा। मतलब कार्य किस पर निर्भर कर रहा है? रास्ते पर, कि रास्ता क्या है, ना कि उसकी प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर। तो कार्य एक प्रकार का कैसा फलन हो गया? पथ फलन हो गया। इसी प्रकार से ऊष्मा की अगर मैं बात करूं तो ऊष्मा भी एक क्या होती है? पथ फलन। हमने पहले बात की है, ऊष्मा क्या होती है? दो तापों के बीच का अंतर ही क्या कहलाती है? ऊष्मा। क्लियर? यानी ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है। एक वस्तु का ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड है, दूसरे वस्तु का ताप 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। यदि दोनों वस्तुओं को आप एक दूसरे के संपर्क में लाओगे तो ताप 35 से 25 डिग्री के और गति करेगा। क्लियर? देखें तो पथ फलन क्या हो गया? ऐसा ऊष्मागतिक फलन जो तंत्र की अवस्था परिवर्तन के मार्ग पर, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? पथ पर निर्भर करता है, ना कि तंत्र की प्रारंभिक व अंतिम अवस्था पर। पथ फलन कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम जो 10 ऊष्मागतिकी फलन है उनमें से 8 तो हमने अवस्था फलन में डाल दिए, बाकी बच गए 2। कौन कौन से? एक तो बचा कार्य और एक बची ऊष्मा। ये दोनों कैसे फलन है? पथ फलन। आज की क्लास में इतना काफ़ी है अवस्था फलन और पथ फलन के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हम अगली क्लास में बात करेंगे। ठीक है, गुड बाय।